नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा और प्रादेशिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं प्रदेश भर की कुछ बड़ी खबरों का। जिले में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। जिले में डेंगू प्रभावित पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24 से बढ़कर अब 37 तक पहुंच गई है। इनमें सोनीपत लैब से 27 जबकि 10 केस पीजीआई रोहतक से कंफर्म हो गए हैं, जबकि मलेरिया केसों में संख्या 40 के पार पहुंच गई है। हालांकि सरकारी आंकड़े हैं, जबकि स्थिति इससे कहीं ज्यादा खराब है। गांव का करोई से आया हूँ और मेरे को डेंगू की शिकायत है। मैंने टेस्ट करवाया था और मेरे गांव में घर घर डेंगू की शिकायत बन चुकी है और मेरे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। कौन से गांव? गांव का करोई, ना कोई सरपंच टीम वगैरह की वो सुविधा कर रहे हैं, ना दवाई की कोई सुविधा है दवाई छिड़कने वालों की, ना कोई डॉक्टर बनता वहाँ पे और घर घर में वैसे वो प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं और ये बात है कि सरकारी में अपना इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर एक दो दिन में कह रहे हैं छुट्टी दे देंगे। इसके लिए हम प्रिवेंशन के लिए और रोकथाम के लिए जो भी उपाय हैं, जैसे जहाँ भी केस रिपोर्ट होता है वहाँ पे घरों पे हम अपने वर्कर्स को भेजते हैं, वो वहाँ पे जाके कंटेनर चेक करते हैं, डेंगू के मच्छर का लार्वा देखते हैं कहीं है तो नहीं, लोगों को समझाते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। और उसके अलावा जो वातावरण में मच्छर होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है, उनको फॉगिंग की हेल्प से मारा जाता है ताकि दूसरे लोग प्रभावित ना हो। कर्मचारी हमारे जिले में 172 मल्टीपल वर्कर हैं, MPH डब्ल्यू मेल, और जो भी इसी काम में लगे हुए हैं अपने एरिया वाइज अपने अपने एरिया को देखते हैं। और इनके काम में सबसे ज़्यादा योगदान आशाओं का है। लोगों को जागरूकता करेंगे तो उनको बताएंगे ये बीमारी फैलती कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि डेंगू का कोई इलाज तो है नहीं, तो इसमें बचाव ही एक सबसे बढ़िया तरीका है इससे बचने का। ठीक है, आज सारे पेशेंट स्टेबल हैं, उनका डिफरेंट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति पे हम डे टू डे पता करते रहते हैं कि क्या कंडीशन। और कैथल में किसानों ने महापंचायत के और मार्केट कमेटी के कार्यालय पर ताला लगा दिया। किसान धान के दाम कम मिलने और कपास की खराब फसल का मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। उस लड़ाई को लेकर के किसान आज चिंतित है और भारतीय किसानों के बैनर के नीचे आज यहाँ किसान पंचायत कैथल में बुलाई गई है और इन बातों का जवाब लेने के लिए
अब यह प्रदर्शन करेंगे और मार्केट कमेटी की जो जिम्मेदारी है किसानों के अच्छे दामों में बिकवाना, उसके अच्छे इंतजाम करना, तो इन सारी बातों को लेकर के यहाँ मार्केट कमेटी के जो भी अधिकारी हैं उनसे इस बात की जवाब तलबी करेंगे और अपना रोष जाहिर करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा इस बात की तकलीफ है कि हमारा जो किसान नेता कल आने वाला और आज प्रदेश का मुख्य कृषि मंत्री है ओम प्रकाश धनखड़ जी, किसानों के लिए साइकिल पर चलता था, आज 900 से लेकर के 1200 रुपये जो धान बिक रही है, अब चुप बैठे हैं। ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। और हम कहते हैं कि अगर आप किसानों की हिफाजत नहीं कर सकते, किसानों को अच्छे दाम नहीं दिलवा सकते, अच्छा सिस्टम नहीं कर सकते, तो कृषि मंत्री जी पद को छोड़ दीजिए, कोई और हरियाणा में योग्य आदमी होगा वो कर लेगा। और नैतिकता अधिक उससे हम उनका इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि वो किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल हो गया। कि मंडियों में किसान की लूट हो रही है, बोली नहीं होती, रेट लगवाते हैं, अनाज शनाब रेट लगा के कहते हैं जी तेरी 900 रुपये बिक गई है, तेरी 1000 रुपये बिक गई है, आगे चाहे वो किसी को 1200 बेच रहे हैं, 1400 बेच रहे हैं, तो ऐसे किसानों को लूटा जा रहा है। तो हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, भाई सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, SDM साहब से मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि जो बोली है वो बोली ढंग से कराई जाए, ताकि किसान को भी खुले में पता लगे कि मेरा धान इस रेट में बिक रहा है। कुछ तो पहले लूट हो रही है, कुछ ये आड़ती जो हैं ये लूट रहे हैं किसानों। अब किसानों की ये मांग है, एक तो बोली जो आई है करवाई जाए, धान की बोली करवाई जाए। सरकार से ये अभी तो आग्रह है कि जो हमारी फसल है वो 3500-3600 4000 रुपये की जीरी है, वो हमारी 900 से लेके 1200 तक बिक रही है, इसके रेट में सुधार लाया जाए। हमें बहुत अच्छा लगा था जब ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री हरियाणा के बने थे कि इन्होंने किसानों के लिए कुर्ता उतार के संघर्ष किया हुआ है, लेकिन आज इन्होंने किसानों को नंगा कर दिया है। अब जब किसान संघर्ष पे उतरेगा तो वो निर्वस्त्र होकर उतरेगा, सारे कपड़े उतार कर उतरेगा। उसने तो सिर्फ शर्ट उतारी थी ना, आज वो सब कुछ भूल गया, कुर्सी के ऊपर बैठ के सब भूल गए हैं जो किसानों के लिए करते रहे और किसान को क्या क्या जरूरत है पता उनको सब है, लेकिन जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे। और कुरुक्षेत्र महिला के साथ रेप करने के मामले में एक व्यक्ति को जिला पुलिस ने पकड़ा है। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने युवक को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना शाहबाद से कंप्लेंट आई थी 9 तारीख को, जो उसी दिन पर्चा दर्ज करके लड़की का भी मेडिकल करवा दिया था और आज अक्यूज्ड अरेस्ट कर लिया, जिसको पेश कर रहे हैं। किस मामला क्या था? रेप का मामला था, घर में घुस के और जान से मारने की धमकी दे के रेप किया था। कितने साल की होती थी जिससे रेप किया? 22 साल की। तो ये कौन है, कहाँ का है? पड़ोसी ही है, ये पड़ोसी में रहने वाला है उनका। क्या नाम है? अक्यूज का नाम अमित कुमार है। पुष्टि हो गई है रेप की? हाँ जी। और अंबाला में 3 भाई ऐसे भी जो हॉकी के खेल में कई मेडल जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों ही मजदूरी करने पर मजबूर है। एक भाई जहां कैंट रेलवे स्टेशन पर कूली बनकर लोगों का सामान ढो रहा है, तो दूसरा भाई ऑटो रिक्शा चलाकर अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। ये तीनों भाई अलग अलग समय में हॉकी चैंपियन रहने के बावजूद सरकारी नौकरी के लिए अभी तक मोहताज है।
मैं 1993 से खेलना स्टार्ट करा था, जो कि मेरी पहली स्टेट थी गुड़गांव में। उसमें मैंने पार्टिसिपेशन करा था। उसके बाद मैं नेशनल लेवल तक खेल के आया हूँ जम्मू J&K में 1999 में, जिसमें हमारी पूरे ऑल इंडिया में सेकंड प्लेस थी, जो कि हमने मैच खेला था पंजाब और हरियाणा के बीच में फाइनल मैच था। उसमें हम सेकंड प्लेस लेके आए थे। तो उसके बाद मैंने अंडर 19 और अंडर 17, 14 में भी स्टेट लेवल पे भी खेला है, उसमें भी हमारी प्लेस रही है। अंडर 19 में फर्स्ट प्लेस रही है, अंडर 14 में फर्स्ट प्लेस रही है और थर्ड प्लेस रही है, और अंडर 17 में थर्ड प्लेस रही है भिवानी में। उसके बाद एक नेशनल कैंप भी, जूनियर नेशनल कैंप जो लगता है हरियाणा का, पूरे हरियाणा से लड़के आते हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन करा था, जो कैंप गुड़गांव में लगा था 2002-03 में लगा था। वो कोई नौकरी ना मिलने के कारण इस काम करना पड़ा अपने घर का पालन पोषण करने के लिए। कुछ तो काम करना ही था। बाकी ये जो सरकारी हमने डिपार्टमेंट में अप्लाई करा था नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। इसके कारण हमें ये काम करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। या आप सिफारिश मान लो, क्योंकि आजकल बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता। कुली का काम अभी मैंने 2011 से अप्लाई करा था, जो कि फार्म निकले थे कुली के, तो उसमें अप्लाई करा था। उसमें दौड़ भाग करी, उसमें नंबर पड़ गया था हमारा, तो 2011 से मैंने कुली का काम करना स्टार्ट किया। हाँ जी, शर्म बहुत महसूस होती है, लेकिन फिर भी हमने अपने उसको समझाया दिल को कि हमने कहा नहीं, काम करना है तो शर्म नहीं करनी। लेकिन इस काम में थोड़ा हिचकिचाहट इसलिए है कि इस काम में आपकी वैल्यू नहीं है, मतलब कि आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। आप में ओए करके बात करते हैं सारे, हमें खुद फील होता है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर का पालन पोषण करने के लिए, अपना काम करने के लिए करना ही पड़ता है। बच्चों को तो ऐसा हम तो कहेंगे कि आओ, क्या पता हमारे साथ हमारी किस्मत ख़राब हो या सरकारी सिस्टम में कुछ ऐसा हो। आने वाली सरकार कुछ इसके लिए बारे में सोचे कि हाँ भाई, यहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। जो अच्छे खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उनको खेलने का मौका दिया जाए और उन्हें बढ़िया नौकरी मिली जाए। और हमारे छोटे भतीजे हैं जो, वो भी आज उनको भी हम ग्राउंड लेके जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त हम ग्राउंड को ज़रूर देते हैं। चलो जैसा भी था हमारे साथ हो गया, लेकिन आगे ना, उनको भी हम आज सिखा रहे हैं। ये मजबूरी तो यही है, मेन तो पेट की है जी। हम अच्छे स्पोर्ट्समैन होने के बाद भी हमारे को सरकारी जॉब कोई नहीं मिली जी। हमने धक्के इतने खाए जी, पूछो ना जी। मेरे फादर रेल में थे, रेल में होने के बाद भी हमारे को रेल ने ठुकराया। हमारा रेल में काम होता हमारे को इन्होंने 3 साल के अंदर ये बताया कि आपका काम नहीं होता। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद भी हमारे को दर भटकना पड़ा। इसलिए अब हमारे को ऑटो चला रहे हैं, हम अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं जी, गुजारा कर रहे हैं अपना जी। हॉकी खेलता है जी, मैं हॉकी में नेशनल प्लेयर हैं जी, हम तीनों ब्रदर्स। नहीं, अब शर्म क्या करें जी, अब पेट तो पालना ही है जी, अपना भी बच्चों का ही, क्या करें अब, ये जरूरी है जी पेट के लिए। तो क्या चाहते हैं कि सरकार अभी मदद करे, तो आप करने को सरकार कुछ भी कर सकते हैं जी, अभी भी हमारी मदद कर सकती है जी। अभी भी हम इतने ट्रेंड हैं जी खेलने के लिए, अगर अभी भी हमारे को किसी मैदान में उतार दो तो हम। देखो जी, अब हमारे साथ जो हो गया, हम तो अपने बच्चों को अभी भी भेज रहे हैं ग्राउंड के अंदर। कुछ बच्चे सीखें, देश के लिए कुछ करें। जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो, हमारे बच्चे क्या दूसरे और किसी बच्चों के साथ भी ना ऐसा हो। हम तो ये चाहते हैं जी। प्रशासन बहुत कुछ कर सकता है। अब प्रशासन ऐसा होता है जी, ऐसे हो के हाथों में भाग दौड़ दे जाता है, जिन्हें ABCD भी नहीं आती स्पोर्ट्स की। ऐसे हाथ में भाग दौड़ नहीं देनी चाहिए। अब भूखे को ही पता होता है क्या रोटी होती है, क्या भूख होती है। शामली के कोतवाली में ATM चोर का मामला सामने आया है। शातिर चोर पहले लोगों के ATM चुराता था, फिर ATM में जाकर उससे पैसे निकालता। चोर शामली में ATM की बहुत सी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। उसके बाद पुलिस का सरदर्द बना हुआ था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 लाख रुपए बरामद किए। देखिए, दिनांक 20 अगस्त को वादी मुकदमा के द्वारा थाना कोतवाली अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उसने ये अवगत कराया कि साहब उसके ATM के साथ फ्रॉड हुआ है
और विभिन्न तिथियों में उसके अकाउंट से 4,37,000 रुपये निकाल लिया गया। इस व्यवस्था को पंजीकृत करते हुए अभियोग और सर्विलांस प्रभारी को लगाया गया। क्षेत्राधिकारी निगम का नेतृत्व था इसमें, और इसमें सारी तहकीकात करते हुए पड़ोस के प्रांत से मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसके पास से 4,35,000 रुपये की बरामदगी हुई। ये जो साइबर क्राइम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था और टीम के अथक प्रयास से ये संभव हो सका, और उसमें अभियुक्त पुलिस हिरासत में है, जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। और आपके माध्यम से बस ये इसमें सूचित करना की आवश्यकता है कि ATM का जब प्रयोग कोई व्यक्ति विशेष करे तो कोई उसमें आसपास नहीं होना चाहिए, इसका अवश्य ध्यान रखा जाए। और ATM प्रयोग करते समय क्या एहतियात बरतना चाहिए, इसमें पूरी सावधानी एवं जो है सतर्कता की आवश्यकता। इसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा इस पूरी टीम को 12,000 रुपये नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये कार्य अत्यंत उच्च कोटि का था, जो कि सर्विलांस और प्रभारी के द्वारा किया पैसे निकाल गए थे। मुझे पासपोर्ट बता ये नंबर दीजिए, नंबर डाल दिया, नंबर पैसे दे दिए। ATM तुमने क्या करा, बदल दिया? दूसरा ATM दूसरा डाल था, वो भी नहीं था, ATM हो रहा था। कितने पैसे निकाले थे तुमने? कितने पैसे निकाले? 15,000 निकाले वहाँ से तो। अच्छा, बाकी सारे उस ATM से कितने पैसे निकाले? 4 लाख। 4 लाख। अच्छा, कैसे निकाले, कहाँ से निकाले तुमने ये पैसे? ये दिल्ली का निकालेगा मैं। अच्छा, दिल्ली से अपना दिल्ली में से ATM भी वहीं से खोल लिया, वहीं से निकलवाएगा। मेरे ऊपर नहीं आते थे, बाकी किसी को आप साहब को दे देता था। तो कितने दिन में निकाले पैसे? 4 दिन में, 3 दिन में। अच्छा, मतलब ले जाकर दूसरे को दे देते? हाँ, तो पैसे निकाले लगाया, यहाँ चोट लगी किसी के। हाँ, अगले वो आप क्या पता लगा भाई पैसा ये कैसा वो निकाल के दे देता था। अच्छा, पहले भी कराया सर? ना सर, कभी पहली बार जिंदगी में होया ये। किस लिए किया था आपने? ये क्या कह रहा है, कढ़ाई के लिए हो जाता, कढ़ाई चटनी की बात इसलिए करा। और कितने लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं जी, और आदमी ये नहीं कर सकता ये। और दिल्ली टू आगरा के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर लगातार बढ़ रहे यातायात को देखते हुए 6 लाइन का कार्य प्रगति पे है। लोगों की यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली आगरा के बीच में जगह जगह अंडर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस दूरी के बीच में गांव बहरोला अटोहा के पास सबसे पहले ओवरब्रिज शुरू होने से लोगों में जोश की भावना जागी है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है जी। नुकसान ये था कि पहले स्पेस कम था, हादसा होने का डर रहता था, ठीक है, पशुओं के लिए आने जाने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब ये 6 लाइन पर यातायात बिल्कुल सुगम हो गया है, हादसे का कोई मतलब नहीं है जी। और ये 2 गांवों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक पार से दूसरे पार आराम से आदमी जा सकता है बिल्कुल। और पैदल सड़क पार करने के लिए किस तरह की सुविधा बनाई गई है? जैसे पुल बनाया गया है जी, वो आराम से जा सकते हैं। बच्चे स्कूल के लिए वो भी आराम से निकल जा सकते हैं। होता था ये है जो नए ड्राइवर आते थे, इनको जैसे पूरा डाउट में वो नहीं है था आइडिया, तो बहुत सी गाड़ी भिड़ जाती थी। हादसे होने का डर बना रहता है। हाँ, हादसा होते थे भी और डर भी रहता था। अब जब से चालू किया गया तो किस तरह का फ़ायदा है? अब ये फ़ायदा है, जो भी गाड़ी दिल्ली जाती है अब सीधी चली जाती है। और एक दूसरा फ़ायदा ये है कि जो पैदल चलने वाले उनके लिए फ़ायदा यह होगा कि नीचे से निकल जाती है। अंडरपास बनाया है तो कई बार पैदल पार करने में भी हादसे होते थे। हाँ, पहले होते थे ये हाल से, अब बहुत खतरा। क्या गाँव के लोगों को फ़ायदा हुआ इससे? ये फिलहाल तो 2 गाँवों को हुआ है, एक टहाको और बहरौला को। तो कह सकते हैं कि अब ये बिल्कुल अब दिल्ली आगरा के बीच में पहला पुल चालू हुआ है। पहला पुल है जी ये जो चालू हुआ है। तो कई बार स्कूली छात्र भी हैं, पैदल लोग भी हैं, सब फायदा है। हाँ, सबको फायदा है।
और करनाल में एक परिचालक को सस्पेंड किए जाने पर करनाल रोडवेज के चालक परिचालकों ने बसों का चक्का जाम लगा दिया है, जिसकी वजह से यात्रियों और स्कूल कॉलेज आने जाने वाले छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से हुए चक्का जाम से केवल आम आदमी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि प्राइवेट वाहनों की ज्यादातर आवाजाही जो शहर भर में है वो जाम की स्थिति बन गई है। देव कुमार, मैं यहाँ करनाल डिपो परिचालक तौर पे जॉब करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे कर्मचारी के साथ सारा नाजायज़ हो रहा है। अफसर अपनी अपनी करते हैं, किसी को भी सस्पेंड कर देते हैं। ये हमारा एक कर्मचारी था जो भी संदीप कुमार कनेक्टर है, इसको नाजायज़ सस्पेंड किया गया है। ना हमारी कोई सुनता है ना हमारी वो कोई करता है। हमारे को इसे WM ने बहुत परेशान कर रखा है, सिर्फ यही हमारी वो है। सवारी के साथ इसका कुछ झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सो अलाउड है, जेंट्स है जो है 65 साल अलाउड है और लेडीज है 60 साल। तो इसने उसका कार्ड देखा, उसमें था 62 साल उम्र। तो उसने ये बोला भाई मेरे को यहीं उतार दो, मेरे को जाना नहीं है। उसने सीधा WM के साथ गया और वो बोला मेरे को ऐसे ऐसे बोला, मिसबिहेव किया। उसके बाद इसको सस्पेंड किया गया है, जो नाजायज़ सस्पेंड किया गया है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो गई है। सरकार से मांग है कि WM यहाँ से बदली की जाए हमारी। और प्रादेशिक खबरों फिलहाल इतना ही।